नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में पीजीटी हिस्ट्री की जो वैकेंसी है जो कि अब एचपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाएंगी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, यानी एग्ज़ाम लेवल का होने वाला है। तो उसमें सिलेबस क्या रहेगा, ऐसा तो नोटिफिकेशन में आ चुका है, लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन से बहुत सारे बच्चे यानी हरियाणा में पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम देंगे वो समझ नहीं पा रहे। तो मैं आप लोगों को इसी नोटिफिकेशन के बिहाफ पे क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा और क्या कहता है ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ सिलेबस, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को पीजीटी के लिए मैं मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए, नोटिफिकेशन कहता है हिस्ट्री में पहला चैप्टर दे रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का। देखो, हड़प्पा सभ्यता का आप लोगों को कहाँ से क्या पढ़ना होगा, बेसिक सी चीज़ दे रखी है इसमें कि टाउन प्लानिंग कैसी थी, रिलीजियस कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, स्क्रिप्ट कैसी थी, और साथ में वैदिक इरा। यानी कि ये दोनों चैप्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, आप लोग अच्छे से किसी भी एनसीईआरटी में बस ये पॉइंट कवर कर लें, इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ लें कि सिंधु सभ्यता में टाउन प्लानिंग कैसी थी, धार्मिक मुद्दे अलग से, टू द पॉइंट, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं है इसमें। उसके बाद दे रखा है द राइज ऑफ मगध इन रिलेशन टू 16 महाजनपद। आप लोगों को इसके तुरंत बाद ये पढ़ना है जब 16 महाराज्यों का, 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, उनमें सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध के शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या क्या थे। जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मगध की 2 राजधानियां थी, दोनों ही सेफ थी, सुरक्षित थी, एक पानी से घिरी हुई और एक पहाड़ियों से घिरी हुई। इस प्रकार मगध में जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, मगध में हाथी बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरीके की चीज़ें बतानी है। फिर मगध का इतिहास, मगध के जो वंश आएंगे, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इस तरीके की चीज़ें ये चैप्टर पढ़ना होगा। उसके बाद दे रखा है द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति, इनकी शिक्षाएं क्या थी, कंपैरिजन दोनों में, और इफेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन सोसाइटी। तो ये जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का उदय, मतलब तुरंत देखो जी, उत्तर वैदिक काल में जो बुराइयां फैली थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इस तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर, मौर्यों में आप लोगों को देखना है कि इसके आने के कारण क्या क्या रहे। भाई सबको पता है नंदवंश में क्या हुआ था, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की एंट्री हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन। एक्चुअल में आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को इन तीनों के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर कंप्लीट देख लेंगे आप मौर्यों का प्रशासन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी पूरे मौर्य काल की। कुछ चंद्रगुप्त ने ऐड किया होगा वो आ जाएगा, बिंदुसार ने कुछ नया ऐड किया होगा वो आपको मेंशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर जो दे रखा है इसमें, अशोक के बाद का जो सीन है वो, और अशोक के एडिक्ट, अशोक के शिलालेख, ये तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये था भारत का गोल्डन टाइम, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है। इसमें वैसे तो देखा समुद्रगुप्त वगैरह नहीं, आप लोगों को सिंपल बता दूं मैं, श्रीगुप्त से लेके आप लोगों को लास्ट विष्णुगुप्त तक के राजाओं के बारे में एक बार बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेनी है। ये आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगे। फिर आपको करना है गुप्त काल को कंप्लीटली, कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिलीजियस कैसा था, ट्रेड कैसा था, इस तरीके की चीज़ें। साथ में पुष्यभूति वंश भी दे रखा है, आपको ये भी करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को अलग से देखो सोसाइटी और इकोनॉमी, वैदिक से 7वीं सेंचुरी तक, यानी कि वैदिक सभ्यता से लेके आप लोगों को वर्धन वंश तक की सारी इकोनॉमी, वो सब में अगर अलग अलग पढ़ लेंगे तो अलग से चैप्टर पढ़ने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। फिर आ गया जी सल्तनत काल। सल्तनत काल आप लोगों को देखना है कि कैसे हिंदू राजाओं को हराया और दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, यानी इसमें आप लोग पढ़ लेंगे मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इन सब के अटैक, और फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत आप लोगों को पढ़नी है 1206 से 1526 तक। पहले तो सारे वंश पढ़ेंगे, राजाओं को पढ़ेंगे वंशों में, और फिर आप पूरी सल्तनत का देख लेंगे, इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, टैक्स कौन कौन से लगाए जाते थे, ये सब। फिर आ गया जी मुगल एम्पायर।
मुगल एम्पायर आप लोगों को 1526 से लेकर 1707 तक तो अलग से पढ़ना है, उसके बाद का अलग से। इसमें आप मुगलों की पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये तो पढ़ने ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप राजाओं को पर्टिकुलर पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की यहीं से कवर हो जाएंगी। उसके बाद दे रखा है जी मेडिवल पीरियड, सोसाइटी, कल्चर एंड स्पेशल रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मेडिवल आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में क्या क्या बना है, कुतुब मीनार बना है, अलाई दरवाज़ा बना है, ताजमहल बना है, इमारतें आप लोग देखो, जब शासक को आप लोग पढ़ लोगे ना आप लोगों को सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखना है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। आप लोगों को यूरोपियन की भारत में कैसे एंट्री हुई, कैसे पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज़ों को अलग से उठाएंगे आप लोग, देखेंगे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ग्रोथ करती है और 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद 1857 तक कैसे कैसे शासन करती है। अब जब कंपनी राज कर रही थी तो कंपनी के रूल में क्या हुआ इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे, आप क्या क्या प्रभाव हुआ, ये तो आपको देख लेना है, कंपेरिजन करना है। फिर कंपनी इतना बुरा हाल कर देती है हमारा कि 1857 में क्रांति हो जाती है, और 1857 की क्रांति पूरी तरह, आप सबसे पहले सिर्फ कारण देख लो, कारण के बाद आप लोगों को कैसे क्रांति हुई, मंगल पांडे वाली घटना, फिर क्रांति की शुरुआत 10 मई वाली घटना, और फिर आप देख रहे हैं लोकेशन कहाँ कहाँ किस किस ने क्रांति की और क्रांति के क्या इफेक्ट हुए, बस। उसके बाद देखना आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो हमारे धार्मिक सुधार आते हैं, जिसमें आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इस तरह के समाज लगभग 7-8 हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, अलग से मेंशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखना है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अच्छा, इसमें साथ में देखा था राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय होगा तब कांग्रेस पार्टी बनेगी, और 1885 कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर 1947 तक को आप 3 भागों में करके पढ़ना है। पार्ट 1 उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, पार्ट 2 उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक, और पार्ट 3 गांधीवादी चरण 1917 से लेके 1947 तक। उसके बाद आप लोगों को देखना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग देखेंगे कैसे बनाया गया, क्या क्या फीचर्स थे, वर्किंग इस पे कैसे हुई, और अडोप्शन कहाँ कहाँ से संविधान के बारे में लिया गया है, ठीक है। तो जी ये इंडियन हिस्ट्री का आप लोगों को सिलेबस करना है। अगर इसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री में माइनस कर दूं तो ये 85% सिलेबस हो गया आप लोगों का, ठीक है। इस 85% सिलेबस की मेरे पास PDF अवेलेबल है। मैं आप लोगों को बता दूं, हिस्ट्री के आप अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70+ क्वेश्चन आप इस PDF में से कैप्चर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। और एक खास बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इस पे मैं एक बहुत जल्द लगभग 200 क्वेश्चन साथ में एक्सप्लेनेशन अगर मिला देंगे तो ये 800 हो जाएंगे, 4-4 क्वेश्चन, 4-4 ऑप्शन के भी। एक कंप्लीट मैराथन लूँगा सिर्फ PGT वालों के लिए, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।